Okay, now we will study respiratory organ in human. So human respiratory system. Human respiratory system में क्या क्या आता है ये मैं आपको बताती हूँ. ठीक है. ह्यूमन रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो दो पार्ट में होता है. एक तो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब कि पैसेज. तो पैसेज जो होता है रेस्पिरेटरी पैसेज, उसका सिर्फ काम होता है कि वो फ्रेश एयर को अंदर भेजे और फाउल एयर को बाहर निकाले. तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का काम होता है सिर्फ एयर को इनहेल करना और एक्सहेल करना. जबकि रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं वो एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैसेस को परफॉर्म करते हैं. तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ऑर्गन. ठीक है. फर्स्ट वी विल कम टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, कौन कौन सा जो पार्ट्स हैं वो आते हैं. तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है सबसे पहले नोज. ठीक है. इंटरनल नोज, एक्सटर्नल जो है वो नेरिस. ठीक है. इंटरनल नेरिस, चैम्बर्स, नेजल चैम्बर्स. एक्सटर्नल नेरिस के बाद आता है इंटरनल चैम्बर्स. चैम्बर्स 3 रीजन होते हैं उसके. पूरा डायग्राम में आपको मैं बताती हूँ. दिस इज द हेड, this is the nose, this is the mouth, okay, this is the nasal bone, fine. This is the passage, nasal bone. Okay. This is the nares. This is the external nares. External nares जो होते हैं वो दो slits हैं. They are kind of slits which opens into the nasal chamber. ठीक है. ओके. ये बोन है, नेजल बोन. ठीक है. यहाँ पे जो है वो मैक्सिलरी बोन है और ये सॉफ्ट पैलेट बन के और पीछे वो. ठीक. ना ये जो है ये है टंग. ओके. यहाँ पे जो है यूविला. ओके. फाइन. ठीक है. Okay. Okay. ठीक है. यहाँ पे है एक्सटर्नल नेरिस, ये पूरा फेरिंग्स,
इस पार्ट को हम कहते हैं फेरिंग्स। ठीक, ये है लेंस। ठीक, ये नेजल चैम्बर्स हैं। ये है एक्सटर्नल नैरिस, एक्सटर्नल नैरिस। ये हैं रिजेस, ठीक है, कौन कौन से? सुपीरियर, इंफीरियर एंड मिडल। सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर नैरिस, इंफीरियर कॉन्चा। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी में पहले इसको लिख दूं और फिर आपको उसको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, ये है यूवुला, यूवुला। ये है टंग। ये है ओपनिंग ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब, जो कि हमारे ईयर में से होके जाती है और ओपन होती है फेरिंग्स में। ठीक है, ओपनिंग। ये जो है यहाँ पे, ये भी साइनस है, पैरानेजल साइनस। ये है फ्रंटल साइनस। ये है स्फीनोइड, इथेमोइड, इथेमोइड साइनस। और ये है स्फीनोइड साइनस, स्फीनोइड साइनस के लैरिंग्स। ये है ईसोफेगस, ईसोफेगस और फूड पाइप के। ये है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का क्या काम है मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ओके। फाइन, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो हम समझेंगे वन बाय वन, क्या क्या उसमें ट्रैक्ट में ऑर्गन्स आते हैं, तो वो मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल नैरिस। एक्सटर्नल नैरिस जो होती है वो एक ओपनिंग होती है, जो हमारे नॉस्ट्रल्स होते हैं उनको एक्सटर्नल नैरिस कहा जाता है। दे आर द वन पेयर ऑफ स्लिट्स इन द नोज एंड दे ओपन इनटू द नेजल चैम्बर। ठीक है, तो नेक्स्ट कम्स नेजल चैम्बर्स। नेजल चैम्बर्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल नैरिस, ये तो मैंने आपको बताया नॉस्ट्रल्स। यहाँ से जब ओपनिंग होती है अंदर, तो ये इस पार्ट को चैम्बर्स बोलते हैं। ठीक है, ये नेजल चैम्बर जो होते हैं एक सेप्टम से डिवाइड होते हैं बीच में, तो उसको कहते हैं नेजल सेप्टम। ठीक है, लाइक यहाँ पे मैं बताती हूँ, यदि ओपनिंग यदि ऐसे देखें नोज की, तो ये जो पार्ट है ये नैरिस हो गया। ठीक है, ये एक्सटर्नल नैरिस, और ये जो अंदर चैम्बर्स, अंदर जाके चैम्बर्स होंगे, उसको जो डिवाइड करता है इसको कहते हैं नेजल सेप्टम। ठीक है, नेजल सेप्टम। ठीक है, नेजल चैम्बर। अब नेजल चैम्बर्स में क्या क्या आता है? नेजल चैम्बर्स में मैंने बताया कि दो पार्ट में डिवाइड होता है और चैम्बर्स होते हैं दोनों। अभी नेजल चैम्बर्स में जो है इसके 3 रीजन हैं। कौन कौन से रीजन? फर्स्ट है वेस्टिब्यूल, सेकंड है रेस्पिरेटरी
और नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी। अब इन तीनों के अलग अलग काम हैं। ऑल्फैक्टरी एफ, सॉरी, ऑल्फैक्टरी से आप समझ गए होंगे, ऑल्फैक्शन का इसका काम है ऑल्फैक्टरी, ठीक है। वेस्टिब्यूल पार्ट, ठीक है, ये मैं आपको इधर बताती हूँ, ठीक है। ये जैसे एक चैम्बर है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वेस्टिब्यूल, इसको कहते हैं वेस्टिब्यूलर पार्ट। सेकेंड आता है रेस्पिरेटरी पार्ट और थर्ड पार्ट आता है ऑल्फैक्टरी रीजन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसा रहता है हमारा सिस्टम। तो ये जो वेस्टिब्यूल सिर्फ इतना होता है, इट इज़ वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल, सॉरी, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको कहेंगे वेस्टिब्यूल। अब वेस्टिब्यूल में क्या होता है, वेस्टिब्यूलर पार्ट जो होता है वो होता है, उसमें स्किन की लाइनिंग होती है, ठीक है। ये जो इतना पार्ट है उसकी लाइनिंग जो होती है इंटरनल, जो स्किन से ही वो लाइंड होता है, और उसमें हेयर्स होते हैं जो कि स्किन में पाए जाते हैं, हेयर्स और स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड, ये तीनों पाई जाती है इस वेस्टिब्यूलर पार्ट में। अब इस वेस्टिब्यूलर पार्ट का काम क्या है, ठीक है, इसमें हेयर्स होते हैं, तो वो हेयर्स क्या करते हैं, नोज़ में जो हेयर्स होते हैं वो डस्ट के यदि बड़े पार्टिकल हैं, बिग पार्टिकल हैं, तो वो उनको रोक लेते हैं और अंदर नहीं जाने देते, क्योंकि यदि कुछ भी डस्ट पार्टिकल और कुछ भी बड़ा पार्टिकल यदि जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो उसको हार्म हो सकता है। इसलिए वेस्टिब्यूल का काम है कि वो बड़े डस्ट पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देता। नेक्स्ट जो आता है वो होता है रेस्पिरेटरी रीजन। रेस्पिरेटरी रीजन, इसका नाम रेस्पिरेटरी इसलिए पड़ा है रीजन का नाम, क्योंकि ये जो पार्ट होता है इस पार्ट में ये इसकी लाइनिंग किससे होती है, इसकी स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम से होती है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम जो होती है सीलिएटेड, स्किन लाइनिंग होती है इसकी वेस्टिब्यूल की। रेस्पिरेटरी की होती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम। अब इसका क्या काम है, इस रीजन का काम है, रेस्पिरेटरी रीजन का काम है कि वो एयर कंडीशन करे। एयर कंडीशन का मतलब ठंडा ही नहीं होता है खाली, एयर कंडीशन का मतलब होता है कि वो हमारी बॉडी की कंडीशन के हिसाब से एयर का टेम्परेचर मॉडिफाई कर दे। अब हमारी बॉडी की कंडीशन से मतलब कि बॉडी के टेम्परेचर, वो हम जो एयर होती है बाहर की उसको हमारे बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक मॉडिफाई कर देती है, उसको लिटिल बिट वार्म कर देती है, ठीक है। तो इसलिए इस रेस्पिरेटरी रीजन का काम हुआ एयर कंडीशनिंग का। दूसरा फिल्टरिंग का, क्योंकि ये जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है इसमें होती हैं म्यूकस सेल्स, ठीक है, इसमें म्यूकस सेल होती हैं, म्यूकस सेल जो कि सिक्रीट करती है एक विसिड फ्लूइड जिसको कहते हैं म्यूकस, और इसमें सिरस सेल होती हैं जो कि वाटरी फ्लूइड सिक्रीट करती है, उसको कहते हैं सीरम। तो ये जो दोनों फ्लूइड होते हैं म्यूकस और सीरम, इनका क्या काम होता है कि कुछ भी डस्ट पार्टिकल, जैसे बड़े डस्ट पार्टिकल जो है वो वेस्टिब्यूल रीजन ने उनको हटा दिया, लेकिन कुछ फिर भी बहुत बारीक पार्टिकल जो है, बहुत छोटे पार्टिकल यदि रेस्पिरेटरी रीजन में आ जाते हैं तो वो क्या करता है कि म्यूकस और सीरम, सबसे पहले तो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है, जिसका मतलब है कि उसमें सीलिया होंगे। एपिथेलियम जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा था कि जो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होती है उसमें ऐसे सीलियाज होते हैं, ठीक है। तो इन सीलियास, ये मूवेबल होते हैं सीलियास, और ये क्या करते हैं कि कुछ पार्टिकल यदि आ गए डस्ट पार्टिकल तो उनको ये ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप करने के बाद ये जो म्यूकस सेल्स रहती हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करती हैं, ये जो म्यूकस सेल हैं
म्यूकस सेल्स जो हैं ये म्यूकस सिक्रीट जो करती हैं, इस म्यूकस में और सीरम में ये डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं और इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, ब्लो कर दिया जाता है नोज से, और ये जो है वो बाहर निकल जाता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जाता। तो रेस्पिरेटरी रीजन का जो काम है वो क्या है, सबसे पहला तो एयर कंडीशनिंग एंड फिल्टरिंग। तीसरा जो रीज़न है वो है ऑल्फैक्टरी रीज़न। ऑल्फैक्टरी रीज़न से समझ में आ गया होगा आपको कि ऑल्फैक्शन का काम करता होगा ये रीज़न। जी हाँ, ये जो है हमारा रीज़न, ये नोज़ का जो रीज़न रहता है वो ऑल्फैक्शन का होता है। ये एकदम अंदर वाला जो रीज़न है नेज़ल चैम्बर का वो ऑल्फैक्टरी रीज़न बोलते हैं उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी नर्व सप्लाई ज़्यादा होती हैं और वो नर्व सप्लाई से जो है वो हमारा ब्रेन पता लगाता है कि उसकी स्मेल कैसी है। इसलिए नर्व सप्लाई के कारण ये जो रीज़न है वो येलोइश ब्राउनिश दिखता है। और इस रीज़न से जो है इसका काम क्या है कि जब हम स्मेल करेंगे एयर को तो हमें पता चलेगा कि वो एयर अच्छी है या नहीं, क्योंकि कुछ फ्यूम्स जो हैं वो पंजेंट होती हैं और वी डोंट ब्रेथ इट, हम लोग उसको इनहेल नहीं करते हैं। तो वो इसी से पॉसिबल हो पाता है क्योंकि हम स्मेल में पता लगा लेते हैं कि भाई ये एयर इज़ नॉट गुड, इट्स पंजेंट और इट्स हार्मफुल। तो हमें एयर से पता चल जाता है, ऑल्फैक्शन से पता चल जाता है कि एयर इज़ नॉट गुड। तो ऑल्फैक्टरी का काम है कि हमें बताए कि एयर ब्रेथ करने लायक है या नहीं। तो दीज आर द 3 चैम्बर्स, नेजल चैम्बर जो है दीज आर द 3 पार्ट, नेजल चैम्बर के 3 पार्ट हैं, वेस्टिब्यूलर, रेस्पिरेटरी एंड ऑल्फैक्टरी रीजन। ठीक है, अब नेजल चैम्बर के बाद नेजल चैम्बर में एक और बात मैं बताना चाहूँगी, कॉन्चा। व्हाट इज कॉन्चा? कॉन्चा क्या होते हैं? कॉन्चा एक रिजिस टाइप है ना, हर रीजन से वेस्टिबुलर, रेस्पिरेटरी, ऑल्फैक्टरी, तीनों रीजन से एक एक रिजेस जो हैं वो नेजल इंटीरियर नेजल जो है नेजल चैम्बर्स में वो दिखती हैं, उन रिजेस को कॉन्चा कहते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन उन्हें कहा गया है सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर। ठीक है, इंफीरियर, मिडल एंड सुपीरियर नेजल कॉन्चा। ये नेजल कॉन्चा क्या करता है कि रेस्पिरेटरी हमारी जो नेजल चैम्बर है उसकी सरफेस एरिया को काफ़ी बढ़ा देता है। तो ये कॉन्चा का ये काम है। तो ये एक और चीज़ जानना ज़रूरी है हमारे नेजल कॉन्चा। नेजल कॉन्चा के अलावा एक और जो पार्ट है वो मैं आपको बताना चाहूँगी, वो है साइनसेस, पैरानेजल साइनसेस। पैरानेजल साइनसेस एक्चुअली जो हैं वो कैविटीज़ होते हैं। दे आर द कैविटीज़, दे आर द गैप्स इन द बोन्स अराउंड द नोज। ठीक है, पैरानेजल साइनसेस आई विल ड्रॉ हियर। ठीक है, लाइक दिस इज नोज, ओके, दिस इज आईज, तो यहाँ पे ये पैरानेजल साइनसेस ऐसे रहते हैं। ओके, दिस आर द साइनसेस अराउंड द नोज। अच्छा, ये नोज के अराउंड होते हैं इसलिए इन्हें पैरानेजल साइनन बोलते हैं। पैरा मतलब अराउंड, तो अराउंड नोज रहते हैं इसलिए इन्हें पैरानेजल साइनसेस कहा जाता है। अब इन्हें मैं बताती हूँ। ये है फ्रंटल पैरानेजल साइनसेस। ये बीच में जो आता है वो है इथमॉइड साइनस। ठीक है, इथमॉइड के पास में जो एयर सेल्स हैं वो है स्फीनॉइड। ठीक है, यदि साइड से देखेंगे हम तो भी हमें यहाँ से दिखते हैं ये पैरानेजल साइनसेस,
डिफरेंट टाइप के, ठीक है। ये स्फिनॉइड जो होता है वो यहाँ पे भी रहता है, ठीक है, और वो यहाँ पे भी रहता है, वो यहाँ पे भी रहता है। तो ये मैंने आपको साइड बताया, साइड में ये मैक्सिलरी साइनस, ये स्फिनॉइड, ये फ्रंटल, ये इथमॉइड, ठीक है, इथमॉइड, फ्रंटल, और ये मैक्सिलरी। मैक्सिलरी क्योंकि मैक्सिला में है, ठीक है। बोन्स के डिपेंडिंग जिस बोन्स में उसको नाम दिया गया है, जैसे कि ये फ्रंट की बोन में होता है इसलिए फ्रंटल है, ये स्फिनॉइड में होता है इसलिए स्फिनॉइड, इथमॉइड में होता है इसलिए इथमॉइड, यहाँ पे भी ये भी स्फिनॉइड, ठीक है, स्फिनॉइड साइनसेस। अब ये पैरानेजल साइनसेस क्या होते हैं? पैरानेजल साइनस जो होता है वो कैविटीज़ होते हैं, ये गैप्स हैं, ये खाली गैप्स होते हैं बोन्स में, और ये जो होते हैं म्यूकस से इनकी लाइनिंग होती है, दे आर लाइन्ड बाय द म्यूकस। और ये म्यूकस जो म्यूकस बनाती हैं, म्यूकस सेल्स, ये म्यूकस जो बनता है वो नोज़ में ही ड्रेन होता है, मतलब वो नोज़ के थ्रू बाहर निकलता है। और इसका जो महत्व है वो, इसका महत्व ये है कि इसके कुछ पर्टिकुलर एक काम नहीं है, इसको हमने इसको बताया गया है कि ये मल्टी टास्क करता है, कि जैसे कि फर्स्ट तो कि हमारी जो आवाज़ है उसकी स्पेशलिटी जो है, उसमें जो एक वॉइस टेक्सचर होता है वो इन पे डिपेंड करता है साइनसेस पे, क्योंकि इसका एक इन्फेक्शन होता है साइनसाइटिस जिसको कहते हैं। तो जब यदि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो ये साइनसेस भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं और इससे म्यूकस बहुत ज़्यादा बनने लगता है। उस वक्त ये फिल हो जाते हैं म्यूकस से, और इसकी वजह से हमारी जो वॉइस की जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाती है। तो इसका एक काम है कि वॉइस को टेक्सचर देता है, वॉइस बनाता है, वॉइस की क्वालिटी बनाता है। दूसरा, ये स्कल में क्योंकि कैविटीज़ है तो स्कल को थोड़ा लाइट वेटेड कर देता है, ठीक है। तो ऐसे दो तीन, और इसको रेस्पिरेटरी टास्क के लिए भी कहा जाता है कि ये रेस्पिरेशन में भी जो है एयर को कंडीशनिंग में इसका भी एक हाथ है, लेकिन उसकी क्या उसकी टेक्निक है वो अभी क्लियर नहीं है। तो ये पैरानेजल साइनसेस है, ठीक है, साइनस, तो इसे पैरानेजल साइनस कहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या देखा हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अभी तक? एक्सटर्नल नेरिस, नेजल चैम्बर, साइनसिस, कॉन्चा, ठीक है, और अब ये इंटरनल नेरिस। इंटरनल नेरिस जो होते हैं, इंटरनल नेरिस, इंटरनल नेरिस क्या बोलते हैं? इंटरनल नेरिस जैसे एक्सटर्नल नेरिस ओपनिंग है नेजल चैम्बर में खुलती है, वैसे इंटरनल नेरिस भी दो ओपनिंग है, और वो कहाँ खुलती है? फेरिंग्स में। दिस पार्ट इज नोन एज द फेरिंग्स, ठीक है। यहाँ पे आई कैन शो यू द इंटरनल नेरिस, बट इंटरनल नेरिस जो है वो दो ओपनिंग है जो कि फेरिंग्स में खुलती है, ठीक है। ऑन दिस पार्ट इज नोन एज फेरिंग्स, दिस इज द ट्यूब which is known as pharynx. अब pharynx क्या है? Pharynx is a tube-like structure behind the nasal and buccal cavity. It has 3 parts. Nasal इसके 3 parts होते हैं, ठीक है, ये आप assume करिए इसके 3 part, ठीक है। It's a 12 centimeter long tube, pharynx, and it is lined by the stratified columnar epithelium, and इसके 3 पार्ट हैं। जो नेजल कैविटी के पीछे होता है उसको कहते हैं नेजोफेरिंग्स, के नेजोफेरिंग्स। जो बकल कैविटी के पीछे होता है, दिस एरिया, दिस इज नोन एज ओरोफेरिंग्स, के दिस इज नोन एज ओरोफेरिंग्स, and the part just before the larynx is known as laryngopharynx, ठीक है, laryngopharynx,
नाउ ठीक है, फेरिंग्स का जो काम है वो है फेरिंग्स में एक फेरिंग्स में जो है ये फेरिंग्स में फूड और एयर दो चीज़ें क्रॉस होती हैं। एयर जो है नेज़ल यहाँ पे मीट होते हैं एक्चुअली, फेरिंग्स में जो बकल कैविटी और नेज़ल कैविटी है वो मीट होते हैं और एयर और फूड पास ऑन होता है, ठीक है, इसलिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड इज लैरिंग्स। लैरिंग्स का जो है यहाँ पे फिर मिक्स कैसे नहीं होते फूड और जो हमारा एयर है वो मिक्स कैसे नहीं होते वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो फेरिंग्स के बारे में इतना जानिए कि 3 इसके पार्ट होते हैं। नेजोफेरिंग्स जो कि नेजल कैविटी के बैक साइड होता है, बकल ओरोफेरिंग्स जो बकल कैविटी के बैक साइड होता है, और लैरिंगोफेरिंग्स जो कि लैरिंग्स में खुलता है। तो ये ऐसे 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। नाउ वी विल कम टू द पार्ट लैरिंग्स। लैरिंग्स को जो है एडम्स एप्पल भी कहते हैं, क्योंकि दिस पार्ट इसीलिए मैंने जो है वो बनाया है एडम्स एप्पल, इसलिए क्योंकि ये जो बोन दिखाई देती है हमें नेक में, जो कि मेल्स में जो है प्रोमिनेंट होती है, बिफोर प्यूबर्टी जो लैरिंग्स रहता है वो सिमिलर होता है गर्ल्स बॉयज़ में, बोथ द जेंडर्स में, बट आफ्टर प्यूबर्टी जो मेल्स होते हैं उसमें प्रोमिनेंट होता है और इसलिए इट लुक्स लाइक दिस एंड दिस इज कॉल्ड एज एडम्स एप्पल ऑल्सो, ठीक है। तो लैरिंग्स जो है दिस इज अ कवर्ड बाय कार्टिलेजिनस पार्ट। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो रहते हैं। लैरिंग्स का जो है एक जो ये जो एपर्चर होता है जिससे लैरिंग्स की ओपनिंग होती है उसको ग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस से ही लगा हुआ एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है उसका क्या काम है कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे एयर और फूड मिलते हैं फेरिंग्स में, लेकिन फूड कभी भी हमारे एयर पैसेज में नहीं जाता, ट्रैकिया में नहीं जाता। क्या रीज़न है उसका? क्योंकि ये जो एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस जो है जब हम सॉलोइंग करते हैं, जब हम खाना निगलते हैं, जब हम फूड निकलते हैं, तो लैरिंग्स जो है वो उसका अपवर्ड मोशन होता है और वो फ्लैप जो है वो उस पर कवर हो जाता है लाइक दिस। ये लैरिंग्स ऊपर हुआ और ये कवर हो जाता है और खाना जो है हमारे फूड पैसेज में, खाना जो है हमारे एयर पैसेज में नहीं जाता। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है लैरिंग्स का, एपिग्लॉटिस का, कि ये उसको कवर करके रखता है, ठीक है। लैरिंग्स जो है लैरिंग्स का मैंने बताया वॉइस का भी काम है, वोकल कॉर्ड उसमें होते हैं, ठीक है। लैरिंग्स जो है वो ट्रेकिया में ओपन होता है और वहाँ से ट्रेकिया में ये ओपन होता है, ठीक है। लैरिंग्स का और जो है एक लैरिंजियल स्पाजम जो है, स्पाजम जो है कफ के उसमें फॉर्म में होता है। यदि कुछ भी पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल और फूड और वाटर एयर पैसेज में चला जाता है तो तुरंत कफ आता है और लैरिंग्स जो है वो बंद हो जाता है, स्पाज्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं लैरिंगोस्पाज्म। तो लैरिंगोस्पाज्म जो है वो कफ और किसी कारणवश हो सकता है यदि कुछ पार्टिकल एयर पैसेज में आ जाए तो लैरिंगोस्पाज्म में इट्स अ टेक्निक कि यदि कुछ चला गया तो तुरंत उसको बंद कर दो सो दैट और आगे वो ना जा पाए। तो दिस इज द फीचर ऑफ लैरिंग्स, ठीक है। ओके, सो बिफोर गो फॉरवर्ड हम लोग क्या करेंगे, अभी लैरिंग्स और फेरिंग्स में डिफरेंसेस क्या है, कुछ डिफरेंस है क्या वो हम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि नाम एक जैसा लगता है लैरिंग्स फेरिंग्स, तो कुछ सिमिलैरिटी है या कुछ डिफरेंस है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में हो सकता है कि डिटेल में डिफरेंसेस बताइए फेरिंग्स और लैरिंग्स में, तो इसलिए हम ये पढ़ते हैं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लैरिंग्स एंड फेरिंग्स। Okay, so it can be the question, write down the difference between larynx and pharynx. ठीक है,
ठीक है, स्लो स्लो मैंने जैसे आपको लोकेशन बताई है इसकी, मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर द डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस जो है वो ये है कि फेरिंग्स जो होता है वो हेड में रहता है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये हेड पार्ट को जो है हम लैरिंग्स कहते हैं, और लैरिंग्स जो है वो नेक में है। ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी इट इज इन द नेक और इट इज इन द हेड। तो फेरिंग्स लोकेटेड इन हेड। located in neck. Now lined by, it is lined by okay, it is pharynx is lined by pseudostratified it is lined by non-keratinized squamous epithelium and larynx is lined by pseudostratified ciliated columnar epithelium। तो दिस इज द डिफरेंस लैरिंग्स और फेरिंग्स में। ठीक है, फेरिंग्स जो है वो नॉन केरेटिनाइज स्क्वामोस एपिथेलियम से लाइन रहता है, और लैरिंग्स जो है वो स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम से लाइन रहता है। और इसका इसलिए काम है कि वही सीलिया का जो काम है वो ट्रैप करके रखता है जो बड़े पार्टिकल्स हैं उसको, और रेस्पिरेटरी पैसेज में नहीं जाने देता। ठीक है, अगला जो डिफरेंस है फेरिंग्स और लैरिंग्स में वो ये कि इसकी लेंथ जो होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है, बट लैरिंग्स इट्स वेरी स्मॉलर देन दिस, वेरी स्मॉल। एंड देन फेरिंग्स और लैरिंग्स में अगला डिफरेंस है कि इसमें जो है बकल कैविटी, नेजल कैविटी और यूस्टेचियन ट्यूब ओपन होता है। यूस्टेचियन ट्यूब जो कि ईयर से आती है वो ओपन होता है, ओपन इनटू इट। हियर देयर इज ओनली देयर इज नो कैविटी ओपन इनटू इट, देयर इज नो कैविटी ओपन इनटू इट। बट फेरिंग्स जो है वो लैरिंग्स में जो है फॉलो करता है, फेरिंग्स फॉलोज द लैरिंग्स। ठीक है, अदर डिफरेंस इज ओके फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, it works as voice box but pharynx doesn't works as voice box, does not work as voice box, but it works as voice box. Fine. It is no changes, there is no changes after puberty, or it is prominent in males, after puberty. Fine. Okay, is that? Okay, pharynx is always open, but
larynx is closed while swallowing. Closed while swallowing. And food and air both passes. Food and air both passes. इस कैविटी से फूड एंड एयर बोथ कैन पास, बट यहाँ से सिर्फ ओनली एयर passes through. Okay. So these are the difference between larynx and pharynx. लोकेशन हेड में होती है, इसकी लोकेशन नेक में होती है. ये नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामोस एपिथेलियम से लाइंड अप होता है. ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलामनर एपिथेलियम से लाइंड होता है. यहाँ पे बकल कैविटी, नेजल कैविटी और यूस्टेचियन ट्यूब ओपन होती है. यहाँ पे नो कैविटी passes down. ठीक है, यहाँ पे वॉइस बॉक्स की तरह ये काम करता है, बट इट डज नॉट वर्क एज वॉइस बॉक्स, बट लैरिंक्स डज वर्क एज वॉइस बॉक्स. यहाँ पर प्यूबर्टी के बाद कोई चेंजेस नहीं होते, लेकिन लैरिंक्स जो है वो मेल्स में आफ्टर प्यूबर्टी प्रोमिनेंट रहता है. ये हमेशा ओपन रहता है, लेकिन लैरिंक्स जो है जब हम सॉलो करते हैं तो मैंने बताया कि एपिग्लॉटिस हेल्प करता है उसे क्लोज करने में, सो दैट फूड एयर पैसेज में ना जाए. तो लैरिंक्स सॉलोइंग के वक्त क्लोज रहता है. यहाँ से फूड और एयर दोनों पास होते हैं लैरिंक्स में से, लेकिन लैरिंक्स में से सिर्फ एयर पास होती है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लैरिंक्स एंड फेरिंक्स. नाउ विल गो टू द ट्रैकिया, द नेक्स्ट स्ट्रक्चर. ठीक है, ट्रैकिया हम देखेंगे. जो लैरिंक्स जो है वो ट्रैकिया में ओपन होता है. ट्रैकिया उसके बाद जो है ये ट्रैकिया बनती है. ट्रैकिया जो है वो 11 सेंटीमीटर ट्यूब रहती है और ये कार्टिलेजिनस रिंग्स रहती हैं इसके आसपास. कार्टिलेजिनस रिंग्स. ये कार्टिलेजिनस रिंग्स जो है इनका क्या काम है? ये कार्टिलेजिनस रिंग्स जो है इसको कभी भी कोलैप्स नहीं होने देती और ये इसको एज इट इज़ बनाए रखती है. तो ट्रैकिया जो है हमारी 11 सेंटीमीटर ट्यूब है. ट्रैकिया जो जाके है कार्टिलेजिनस रिंग से ट्रैकिया कवर्ड रहती हैं. ठीक है, दिस इज ट्रैकिया. ठीक है, जस्ट बिहाइंड द स्टर्म, जस्ट इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट ये जो ट्रैकिया रहती हैं, इट कन्वर्टेड इनटू 2 मेजर ब्रोंकस विच इज नोन एज प्राइमरी ब्रोंकस. प्राइमरी ब्रोंकस भी जो है ये कार्टिलेजिनस रिंग्स से रहते हैं जुड़े. नाउ मेजर ब्रोंकस जो है फिर लेफ्ट में चली जाती है. ठीक है, और ये राइट में चली जाती है. ठीक है, लेफ्ट और राइट में लंग्स में ये ब्रोंकस चले जाती है. देन जो मेजर ब्रोंकस हैं वो सेकेंडरी ब्रोंकस में, प्राइमरी ब्रोंकस जो है वो सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड होती हैं. दिस इज मेजर और प्राइमरी ब्रोंकस, मेजर ब्रोंकस. ठीक है, देन सेकेंडरी ब्रोंकस. देन ये सेकेंडरी ब्रोंकस जो है वो टर्शरी ब्रोंकस में कन्वर्ट होती है, डिवाइड होती है. टर्शरी ब्रोंकस. नाउ ये टर्शरी ब्रोंकस जो हैं आगे जाके टर्मिनल ब्रोंकस में डिवाइड होते हैं. दीज आर टर्मिनल ब्रोंकस. फिर ये टर्मिनल ब्रोंकस जो हैं वो रेस्पिरेटरी ब्रोंकस में डिवाइड होते हैं.
रेस्पिरेटरी ब्रोंकस, और आगे जाके ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकस जो हैं वो एल्वियोलर डक्ट बनाते हैं, जिसके आसपास जो है वो एल्वियोलर सैक्स रहते हैं। ठीक है, ये एल्वियोलर, ये जो ब्रोंकियल्स हैं, एल्वियोलर डक्ट जो है, ये फर्दर डिफरेंट एल्वियोलाइज को जाके सप्लाई करती है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एल्वियोलाइज रहते हैं, एल्वियोलर सेक के अंदर। ठीक है, एंड इट लुक्स लाइक अ ब्रांच ऑफ ग्रैप्स। ठीक है, इन दिस वे एल्वियोलर सैक। ठीक है, दिस इज एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट्स। एल्वियोलर डक्ट्स में जो है एल्वियोलर जायंट एल्वियोलर सेल्स होती हैं जो कि एक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जिसको लेसिथिन कहते हैं। उसको मैं बाद में बताऊंगी आगे जाके जब हम लंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको ट्रैकिया और उसकी ब्रांचेस बता रही हूँ कि किस तरह डिवाइड होता है। ठीक है, वन थिंग हैज़ टू बी रिमेंबर कि जो लेफ्ट लंग होता है उसमें ये जो मेजर ब्रोंकस है ये सिर्फ 2 सेकेंडरी ब्रोंकस बनाती हैं, जबकि जो राइट लंग होता है इसमें ये 3 ब्रोंकस बनाती हैं, 3 सेकेंडरी ब्रांचेस बनाती हैं। दिस हैज़ टू बी रिमेंबर। देन उसके बाद मल्टीपल ब्रांचेस होती जाती है और इनॉर्मस जो है वो एल्वियोलर सैक्स यहाँ पे बनते जाते हैं। तो दिस इज द थिंग, मेजर ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शरी, टर्मिनल, रेस्पिरेटरी, ब्रोंकियोल्स, देन alveolar sacs, and this is the alveoli. The structure like grapes is known as alveoli, or these are the alveolar ducts. Fine. So this is the tracheal structure which divided into further the different branches and give rise to the alveoli. Alveoli are the unit which where the exchange of gases occur in the lungs. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकिया। तो ट्रैकिया में वही कार्टिलेज जो है, इसका याद रखने की चीज़ है कि कार्टिलेजिनस रिंग्स रहती हैं जो कि सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकस तक रहती हैं और उनको वो कोलैप्स नहीं होने देती। तो ये इसका काम है कार्टिलेजिनस का, ट्रैकिया का। ठीक है, ट्रैकिया जो है वो 11 सेंटीमीटर होती है। ये सब चीज़ें हमें किसी ऑर्गन जैसे ट्रैकिया है उसकी लंबाई जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे, आगे आप मेडिकल में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे कि जो जैसे सपोज कोई बच्चा है और उसको वो उसका चौक हो गया है, वो ही कैन नॉट ब्रीथ, तो क्या करते हैं, तुरंत ट्रैकियोस्टॉमी करते हैं, यहाँ पे कट लगाते हैं और ट्यूब डालते हैं। तो उस वक्त जो है उसके लिए हमें ज़रूरी है कि भाई ट्रैकिया कितनी लंबी है, फिर वो कहाँ तक जाएगी। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए कि वहाँ से वहाँ की कितनी लेंथ है, तो उतनी बड़ी हम ट्यूब लें, उतनी बड़ी नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब लें और उसको इंसर्ट करें। तो दैट इज़ द थिंग, वी हैव टू नो द ऑल द थिंग। This is the division. Fine, it is clear. This is the division of trachea and cartilaginous ring. Fine, this is the structure. Think it's enough. ठीक है, ब्रोंकियल इसको जो है हम कहते हैं ब्रोंकियल ट्री। एक और बात इसमें जानना ज़रूरी है वो ये कि ट्रैकिया से लेकर ट्रैकिया से लेकर टर्शरी ब्रोंकाई तक, ब्रोंकस तक
जो ये ट्यूब्स रहती हैं दे आर लाइंड विद अ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। इसलिए वो लाइंड अप रहती है कि सो दैट यहाँ पे सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम का वही काम रहता है कि कुछ पार्टिकल्स यदि वो आ जाए तो उसे ट्रैप कर ले। लेकिन टर्मिनल ब्रोंकस जो होते हैं वहाँ पर ये म्यूकस नहीं होता, वहाँ पे सिंपल रहती है, सिंपल सीलिएटेड रहती है और उसमें म्यूकस सेल नहीं रहती। वो इसलिए नहीं रहती क्योंकि यहाँ पर यदि कुछ भी लिक्विड रहेगा लाइक म्यूकस तो दे कैन ब्लॉक। तो यहाँ पे जो लाइनिंग रहेगी वो नॉन म्यूकस सेल्स की रहेंगी, लाइनिंग रहेगी एपिथेलियम की। और यहाँ पर जो है एल्वेलाई में जो होती है लाइनिंग वो होती है नॉन सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। तो दिस हैज़ टू बी रिमेंबर, दैट्स इट।